हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसीआई कंपटीशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटोर रोहित कुमार। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हो और होली के बाद की ये पहली क्लास, यानी कैसे रही होली आपकी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और खासकर बिहार की होली, झारखंड की होली, है ना, यानी थोड़ी सी गोबर और कीचड़ वाली होती है, तो कैसा रहा होली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आज की जो क्लास है आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसा आपका सिलेबस है, जैसा आपका जो जिस भी एग्जाम में आपके जीके जीएस आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वनडे एग्जाम में जितने भी जीके जीएस आते हैं, आप अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपकी तैयारी जबरदस्त होगी, है ना। तो चलिए चलते हैं कि सपनों की इस जंग में हम हमारे पूरी एसजीआई की टीम आपके साथ है। बस आप अपने हिस्से की मेहनत करिए, बाकी बात जो आपका सफर है, जो आपका उद्देश्य है, एम है, गोल है, लक्ष्य है, बिल्कुल पूरा होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो है ना, लेक्चर नंबर में आज फिर आप करीब करीब 25 सवाल देखेंगे। इस 20-25 सवाल में मेरी कोशिश होगी कि हर एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझाकर चले, जिससे आपके पास 25 क्वेश्चन के जरिए हम करीब करीब 70-80 क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। कहता है दोस्तों, विच स्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। यानी कहता है दोस्तों कि जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है वो किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने कि बेसर, द्रविड़, नागर या ननबदीज। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से बताइए। तो हम बताएंगे कि जो मंदिर निर्माण की शैली है वो किस किस शैली की होती है, मंदिर का निर्माण किस किस शैली, किस किस स्टाइल में देखने को मिलता है। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? बेसर, द्रविड़, नागर या इनमें से कोई नहीं। एक चीज याद रखना कि जितने भी मंदिर हैं, टेंपल हैं नॉर्थ इंडिया के, उसका निर्माण आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस स्टाइल में, नागर शैली में। जैसा भी हाल ही में याद होगा आपको कि राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस राम मंदिर का जो स्टाइल है आप देखोगे दोस्तों, ये स्टाइल किस में देखने को मिलता है? ये आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? नागर शैली में देखने को मिलेगा। जबकि आप चले जाओ साउथ इंडिया, आप साउथ इंडिया चले जाओ, साउथ इंडिया में आपको जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर आपको देखने को मिलेगा तो किसमें? द्रविड़ शैली में। और दोनों का जो मिश्रण, दोनों का सम्मिलित रूप है उसे हम बेसर शैली कहते हैं, है ना। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो ये नागर शैली है, क्योंकि ये उत्तर भारत के मंदिर हैं। एक चीज और समझिएगा दोस्तों, क्या आप नॉर्थ इंडिया की बात कर लें तो सबसे बड़ा मंदिर आप देखोगे खजुराहो मंदिर, है ना। खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो, जो चंदेलों की राजधानी रही है ना, जो चंदेल की राजधानी थी। तो खजुराहो टेम्पल का निर्माण भी किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। राम मंदिर जो बना है वो किस शैली में बना है? तो नागर शैली में। तो याद रहेगा कि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब के सब नागर स्टाइल में बने हैं, और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ शैली में बने हैं। और जो बीच का पार्ट यानी दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसे हम बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट की बात करें। विच इज द फर्स्ट इस्लामिक म्यूजियम इन इंडिया। भारत में पहला इस्लामिक मकबरा कौन है? आपके सामने ऑप्शन है ताजमहल, सुल्तानगढ़ी, हुमायूं टॉम्ब या इल्तुतमिश का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा जरा बताइए। भारत में पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा है? क्योंकि ये सब के सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब के सब क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से हैं। और अभी का जो ट्रेंड है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए जिसमें आर्ट एंड कल्चर आपके भरे पड़े हैं, आप इसे स्ट्रैटेजी के रूप में समझिए या आर्ट एंड कल्चर के रूप में समझिए। तो क्या होगा दोस्तों कि भारत में पहला इस्लामिक मकबरा कौन है? ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, सुल्तानगढ़ी या इल्तुतमिश का मकबरा? क्या निकल कर आएगा जरा बताइए। तो आप देखोगे दोस्तों ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। अब देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्या है? ये है इल्तुतमिश के पुत्र का मकबरा, जो आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। ये पहला इस्लामिक मकबरा है। लेकिन अगर आप देखोगे हुमायूं का मकबरा, ये भी दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा का जो गुंबद है ना, डोम, ये भारत में पहला ऐसा मकबरा है जिसका गुंबद
व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ। अब सवाल यही बनता है कि भारत में पहला ऐसा मकबरा जो संगमरमर से बना है, तब हम क्या कहेंगे? अगर केवल गुंबद की बात करेगा तब, डोम की बात करेगा तब, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर कहता है कि पहला ऐसा मकबरा जो पूर्ण रूपेण व्हाइट मार्बल से बना है, तब ताजमहल ना होगा। तब क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। तब आप देखोगे, है ना, तब होगा कि पहला मकबरा जो व्हाइट मार्बल से बना है, जो पूर्ण रूपेण व्हाइट मार्बल से बना है, तब होगा इत्माद उदौला का मकबरा। इत्माद उदौला का मकबरा ये कहां है दोस्तों? तो ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा। और ये किसका है? तो ये आप देखोगे नूरजहां का जो पिता है उसका मकबरा है ये। ठीक है, तो याद रहेगा कि पहला मकबरा जो पूर्ण रूपेण व्हाइट मार्बल से बना है वो इत्माद-उद-दौला का मकबरा। पहला मकबरा जिसका गुंबद व्हाइट मार्बल से बना है तो हुमायूं का मकबरा। तब जाकर आपको फिर ताजमहल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कितने क्वेश्चन निकल कर आए। ताजमहल का निर्माण आपको पता ही है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने प्रिय बेगम की याद में बनाया। और ये इनके जो इंजीनियर हैं वो ईरानी आर्किटेक्चर हैं। ईरान के दोनों इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां, दो थे। ठीक है, और इल्तुतमिश का मकबरा ये भी आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। कहां पे? जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, यानी जहां कुतुब मीनार है ना, वहीं पे इल्तुतमिश का भी मकबरा देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाइए आगे। व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी? कहता है सर गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है, मतलब पुराना नाम। आप देखेंगे कई ऐसे नाम होते हैं जिसके पुराने नए नाम, आपका भी नाम होगा, घर में कुछ और नाम होगा, स्कूल में कुछ और नाम होगा, और किसी के याद में कुछ और नाम होगा, है ना। तो वैसे ही जो गुवाहाटी शहर है उसका पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम क्या था? प्राग ज्योतिषपुर, मछलीपट्टनम, पुरुषपुर या भाग्यनगर? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले यह समझिए कि गुवाहाटी शहर का पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर। ये किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र। अब आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। मछलीपट्टनम ये किसका? तो आप देखोगे दोस्तों मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है। पुरुषपुर आप देखोगे ये किसका पुराना नाम है? तो पेशावर, पाकिस्तान। और आपको याद होगा कि कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था तो कनिष्क ने भारत में अपने दूसरी कैपिटल बनाए थे मथुरा। उसका पहला राजधानी पुरुषपुर था। कनिष्क का पहला कैपिटल, पहला राजधानी कहां है दोस्तों? पुरुषपुर है। और भाग्यनगर किसका पुराना नाम है? तो हैदराबाद। आप न्यूज में देखते होंगे मोदी जी या बीच बीच में जीन निकलता रहता है कि क्यों ना हैदराबाद का नाम चेंज कर दिया जाए। तो क्या है उसका नाम? भाग्यनगर। तो याद रहेगा हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर, पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर, मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम, और प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है। द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम। कहता है सर कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो ईंधन यूज किया गया है वो कौन सा ईंधन है? तो समृद्ध यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या टंगस्टन? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की बात करें तो कलपक्कम पहले है कहां? आप देखोगे तमिलनाडु में। इसे बहुत आराम से याद रखिए, तमिल कुक, यानी तमिलनाडु में 2 हैं, कुदंकुलाम और कलपक्कम। ठीक है, तो कलपक्कम में जो यूज किए गए हैं फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन वो प्लूटोनियम है। कहां है दोस्तों? प्लूटोनियम। टंगस्टन का यूज हम कहां करते हैं? तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में। और टंगस्टन भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मिलता है। मैंने कई बार बताया है कि टंगस्टन एकमात्र ऐसा स्थान जो भारत के राजस्थान में मिलता है दोस्तों। राजस्थान में एक माइंस है, दिगाना माइंस।
क्या है दोस्तों, दिगाना माइंस है ना, ठीक है। और थोरियम की बात करें तो आपको याद है कि थोरियम के मामले में भारत समृद्ध है, और थोरियम सबसे ज्यादा भारत में कहां पाया जाता है, तो केरल में। और थोरियम की प्राप्ति की जाती है मोनाजाइट नामक सैंड से, मोनाजाइट नामक बालू से, मोनाजाइट नामक बालू से। और यूरेनियम के मामले में आपको पता है कि समृद्ध कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भंडार। और यूरेनियम की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन आपका आंध्र प्रदेश में, और सबसे पहले प्रोडक्शन आपका झारखंड में जादूगोड़ा माइंस में। कहां पे, जादूगोड़ा माइंस में। तो ये जो एडिशनल फैक्ट हैं आप इसे नोट डाउन करते चलिए, है ना। और पीडीएफ तो मिलता ही आपको, जिससे जो भी एडिशनल अगर क्वेश्चन बने तो आप आराम से बना सकते हो। और ये प्लूटोनियम से याद रखिएगा, यही प्लूटोनियम है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। विच प्लैनेट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कौन से ग्रह का अधिकतर भाग हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या निकल कर आएगा। विच प्लैनेट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो जुपिटर है। एक चीज और समझिएगा, अगर ये तो प्लैनेट है, ग्रह है, ग्रह है। एक चीज और समझना कि आप देखोगे तो मोस्टली जो हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है ये आपको स्टार में मिलता है, तारे में मिलता है, तारा में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों, तारा में मिलता है। और किसमें, सूरज। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गैस अगर हम वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन है, लेकिन यूनिवर्स की बात करें, हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों। तो बृहस्पति, बृहस्पति की बात की जाए दोस्तों तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सैटेलाइट की संख्या भी किसके पास हो गया, तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट आपका सैटर्न के पास है, शनि के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सैटेलाइट अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा सैटेलाइट बच्चों याद रखिएगा बृहस्पति का है, गैनीमीड। क्या है दोस्तों, गैनीमीड, गैनीमीड, ठीक है, सबसे बड़ा सैटेलाइट। ओके, ठीक है, सब जबकि सबसे ज्यादा सैटर्न को है। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट एक आपको याद है मंगल, जो मतलब मून, और मार्स का 2 फोबोस और डीमोस, 2 सैटेलाइट नेचुरल। जैसा हमने कहा कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमीड बृहस्पति का है, वैसे ही सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट किसका होगा दोस्तों, डीमोस है, डीमोस। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। एडिशनल देखते जाइएगा कि जो कितने सारे क्वेश्चन देख रहे हो, अभी हम 5 क्वेश्चन पे आए हैं और देखोगे कम से कम ये 20-25 क्वेश्चन के बराबर है ना। तो इसे अब नोट करते जाना बच्चों। आ जाइए आगे। द आईज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, आलू की आंखें। अच्छा, आलू का आंख होता है, कई सारे लोग कहेंगे सर आलू का आंख कहां होता है, कहां देखा हमने। तो दोस्तों आलू की आंखें उपयोगी है किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वनस्पति प्रसार के लिए, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या होगा, चलिए। तो दोस्तों आप देखोगे कि आलू की जो आंखें हैं वो उपयोगी हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, प्रसार के लिए। देख लो ये आंखें हैं। आलू की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, आलू हमारा है नहीं, हमारा इन द सेंस कि आलू भारत का है नहीं, इसे पुर्तगालियों ने लेकर आया था भारत में। इसे कौन लेकर आए थे, पुर्तगाली। एक क्वेश्चन और बनेगा। दूसरा, सर आलू क्या है, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा आलू का हम तना खाते हैं, स्टेम। अच्छा, स्टेम किसका कैसा खाते हैं, एक ट्रिक के जरिए हम समझते हैं। एक मूवी आई थी दोस्तों, हद कर दी आपने, है ना, हद कर दी आपने। मतलब क्या है कि जो हम स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं किसका, इसका आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। देखिए जैसे ये क्या हो गया, हल्दी, है ना। फिर क्या हो गया दोस्तों, केसर। फिर ये क्या हो गया दोस्तों, अदरक यानी आदि, है ना। फिर दोस्तों आलू, और फिर प्याज, और फिर लहसुन, है ना। जिसका कोई मतलब नहीं, उसका स्टार मार दो। यानी इतने हैं जिसका हम स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। क्या निकल कर आया, हल्दी 1, केसर 2, अदरक 3, आलू 4 और प्याज 5। ये कई बार पूछता है। जड़ पूछेगा तो याद रखिएगा, जैसे मूली वो जड़ खाते हैं, है ना। जैसे गाजर, सलजम, ये क्या है, सब जड़ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंतरिक्ष में एक्सरे प्रयोग करने और पृथ्वी पर वापस डेटा भेजने के लिए किस भारतीय उपग्रह का मुख्य कार्य था? आर्यभट्ट, भास्कर 1, भास्कर 2 या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए डू इट फास्ट, बताओ क्या होगा। अंतरिक्ष में एक्सरे प्रयोग करने और पृथ्वी पर वापस डेटा भेजने के लिए किस भारतीय उपग्रह का मुख्य कार्य था? क्या निकल कर आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखोगे दोस्तों ये क्या है सर? आर्यभट्ट है। यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया, छोड़ा गया। किसके मदद से? तो सर यूएसएसआर के मदद से, रसिया के मदद से, है ना। आपको याद होगा दोस्तों ये आर्यभट्ट जो है कहां के? इनका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार में एक तारेगना नामक स्थान है, उनका संबंध यहां से है। और ये जो आर्यभट्ट हैं जिन्होंने जीरो कह सकते हैं खोज, है ना, खगोल शास्त्री थे, जो गुप्त काल, जनरली इनका संबंध गुप्त काल में माना जाता है। किसका माना जाता है? गुप्त काल में माना जाता है, याद रखिएगा। ये तो भारत के संदर्भ में हो गया। अगर सवाल आ जाए कि सर विश्व का पहला सैटेलाइट किसने छोड़ा, कब छोड़ा, नाम क्या था, तब आप याद रखना कि विश्व का पहला सैटेलाइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट की बात करें तो क्या होगा दोस्तों? स्पुतनिक। स्पुतनिक किसका है? ये यूएसएसआर का है। कब छोड़ा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया है। ठीक है, तो बहुत आसान है याद रखना। 4 अक्टूबर 1957 को विश्व का पहला, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, 1975 में यानी भारत का पहला। ठीक है, और आपको याद होगा कि कोरोना का पहला मेडिसिन का नाम भी स्पुतनिक ही था। ठीक है, किसने बनाया था? रसिया ने। ठीक, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, ए और बी दोनों, एपीजे अब्दुल कलाम? क्वेश्चन नंबर 8। मजेदार ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, फंसना नहीं। विच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा? दोस्तों तो मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। आप दोनों लगाओगे, ये दोनों को मिला है 2014 में, लेकिन आपसे पूछ दिया केवल और केवल भारतीय। मदर टेरेसा को कब मिला था दोस्तों? तो मदर टेरेसा को मिला बच्चों 1979 में, 1979 में। 1980 में भी मदर टेरेसा को मिला है। क्या मिला है? तो 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। तो दो ऐसे भारतीय जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मदर टेरेसा हैं और दूसरा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की बात करें दोस्तों तो इनको क्यों मिला है? इन्होंने एक मुहिम चलाई थी, बचपन बचाओ आंदोलन, और इनका संबंध मध्य प्रदेश से, एमपी से है। ठीक है, चलिए। विच वाज द सेकेंड मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया? भारत पर शासन करने वाली दूसरे मुस्लिम वंश कौन थे? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइए क्या होगा। भारत पर शासन करने वाले द्वितीय मुस्लिम वंश, विच वाज द सेकेंड मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया? क्या निकल कर आएगा दोस्तों? तो आप देखोगे दोस्तों ये कौन है? दूसरे खिलजी वंश है। आराम से समझिएगा, ट्रिक के जरिए मैंने कई बार समझाया है। ए गुल खिल तू सैलो में, मतलब क्या है भाई? जैसे देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, पहला गुलाम वंश हो गया। पूछा क्या सवाल? कि दूसरा मुस्लिम वंश, तो पहला गुलाम वंश हो गया, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश, और यहां से अलग निकाल दीजिए मुगल डायनेस्टी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश बैठे? तो 5 वंश बैठे। एक ये सवाल निकला। दूसरा कौन है? खिलजी वंश है। एक और कुछ एडिशनल जोड़ सकते हो, निकाल सकते हो कि सर सबसे ज्यादा दिनों तक अगर शासन की बात करें हम तो कौन सा वंश गद्दी पर बैठा?
तब हो जाएगा आपका दोस्तों तीसरा तुगलक डायनेस्टी। कितने दिन तक गद्दी पर बैठा था ये? तो ये गद्दी पर बैठता है 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग आप देख सकते हो 94 वर्ष या 96 जो भी हो। और सबसे कम दोस्तों तो खिलजी वंश, सबसे कम, यानी खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320, मात्र 30 साल तक। यानी सबसे ज्यादा दिनों तक तुगलक डायनेस्टी, सबसे कम खिलजी डायनेस्टी। अब किसी और दिन इसका बता देंगे ट्रिक कि इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, ठीक है। आज ये ट्रिक याद रख लो, और अगर आप जानते हैं इसके फाउंडर के ट्रिक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा ये आगे, खूब प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिस्टिंग्रेशन, रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? रदरफोर्ड और सोडी, सोडी और फैजान, थॉमसन और रदरफोर्ड, या हैन और स्ट्रैसमैन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जरा, बोलो। रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इसका जवाब? तो आप देखोगे दोस्तों, रेडियोधर्मी सिद्धांत की बात करें तो ये रदरफोर्ड और सोडी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश मार्च 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करेगा? यही है वैसे करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके हो जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो स्टैटिक जीके के रूप में आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा देश मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी की दोस्तों? तो किसने किया है? भारत ने किया है, याद रखिएगा, है ना। सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक देखो सूची में दर्ज किया गया, यह स्मारक किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 12। एक सुरंगा बावड़ी है और इसी से मिलता जुलता आपको याद होगा रानी की वाव, बहुत कंफ्यूज करते हैं रानी की वाव। अब सुरंगा बावड़ी ये आपको कहां देखने को मिलेगा? गुजरात या कर्नाटक, क्योंकि दो में कंफ्यूज करते बच्चे। जबकि रानी की वाव ये आपको 100 रुपये का नोट है ना, उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा, और ये रानी की वाव कहां है? तो गुजरात में। और सुरंगा बावड़ी दोस्तों ये कहां निकलेगा? ये आपका कर्नाटक है, इसीलिए कंफ्यूज मत करना। सुरंगा बावड़ी कर्नाटक, रानी की वाव गुजरात, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द पंचायती राज सिस्टम? कहता है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? 10, 11, 9 या 12? क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? तो दोस्तों आप देखोगे कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, तो ये भाग की बात करेगा, तो भाग आपका देख लो क्या है? 9। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अगर अनुसूची पूछता ना बच्चा शेड्यूल, तब लगाते आप 11। आपसे क्या पूछा? आपसे पार्ट पूछा, भाग पूछा। 11 में क्या है? फिर भाग 11 में, भाग 11 में है सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है ना। तो याद रखना। अगर आप देखोगे पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था 1959 में। कहां से? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी विलेज से। किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 73वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में, फिर यह लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 को, तब जाकर 11वीं अनुसूची ऐड की गई, और कुल मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो सब्जेक्ट है यानी कानून बनेगा, ये टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो 29 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है सर, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम पंचायत का जो सदस्य बनना चाहें, चुनाव लड़ना चाहें, तो उसके लिए एज कितनी होगी? तो जैसा आप देखते हो, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य 25 साल, राज्यसभा सदस्य 30 साल, विधानसभा 25, विधान परिषद 30, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35। बट अगर आपको पंचायत और नगर पालिका दोनों के मेंबर बनने होंगे, तब आपके लिए एज कितना? मिनिमम 21 साल, है ना। और मतदाता के लिए जो आयु है वो 18 साल है ही, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं, यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 161, 111, 123 या 72? क्वेश्चन नंबर 14।
रोकने का मतलब हो गया वीटो पावर। राष्ट्रपति को 3 वीटो पावर है, ठीक है। राष्ट्रपति को सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, तो ये सब वीटो पावर जो है, जब पॉलिटी अपन पढ़ेंगे है ना, तो आराम से डिटेल से समझाएंगे कि वीटो पावर क्या होता है, तीनों वीटो पावर में कौन कौन से राष्ट्रपति वीटो पावर यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता है, और अगर यूज करेगा भी तो कितने दिन तक कर सकता है, ठीक है। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं, यह शक्ति की बात करें तो यह आर्टिकल नंबर 11,111 है। 72 दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पार्डन यानी फांसी की सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, वो क्या है, आर्टिकल नंबर 72। और 1 2 3 अब देखोगे तो ये क्या 1 2 3 क्या है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर है, ये ऑर्डिनेंस पावर। तो सर ये ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है, यानी जब संसद हमारा सत्र में नहीं है, सेशन नहीं चल रहा है, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, और हमारी सरकार को लगता है कि जनता के हित में कुछ कानून बनाना है, तो कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट बैठकर मान लो कुछ जो बिल है वो अपना बनाएगी और राष्ट्रपति को भेज देगी। राष्ट्रपति उसे ऑर्डिनेंस का नाम देंगे और वो पारित हो जाएगा। वो ऑर्डिनेंस बिल्कुल कानून की तरह काम करेगा। उस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी मैक्सिमम रहेगी 6 मंथ। क्यों 6 मंथ रहेगा दोस्तों, क्योंकि 2 सेशन के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने का है। जैसे ही सेशन आएगा, यानी सेशन मतलब जैसे ही हाउस काम करना शुरू करेगा, बैठेगा, आपको वो ऑर्डिनेंस 6 सप्ताह के अंदर पास कराना पड़ेगा। कैसे, लोकसभा में अलग से चर्चा करा के, राज्यसभा में अलग से चर्चा करा के, देन बिकेम लॉ, तब जाकर वो कानून का रूप लेगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे। अगर वो संसद में ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ तो वो बिल गिर गया, यानी क्या हो गया, कानून खत्म, है ना। सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस पावर की बात करोगे तो ऑर्डिनेंस सबसे ज्यादा लाया किसने, तो इंदिरा गांधी अब सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस लाने वाली प्रधानमंत्री मानी जाती है। 50 ऑर्डिनेंस उन्होंने लेकर आए थे, ठीक है, कितने, 50 ऑर्डिनेंस। ओके, चलिए आ जाइए आगे। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? द कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काली। तो कैगा जानते हैं आप, के फॉर कर्नाटक, के फॉर कैगा, याद रहेगा, के फॉर कर्नाटक, के फॉर कैगा। कैगा कहां है, कर्नाटक में है। नदी भी याद रखिए ना, के फॉर काली, यानी के फॉर कैगा, के फॉर काली नदी, के फॉर कर्नाटक। तो कैगा कहां है दोस्तों, कर्नाटक में है, काली नदी के किनारे है। अब 3 नदी आप देख पा रहे होंगे। गोदावरी नदी, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन भी भारत में है और मिल जाएगी भी भारत में। आप कहेंगे सर गंगा, बिल्कुल गंगा है, लेकिन गंगा निकलती जरूर है उत्तराखंड से, वो बांग्लादेश में फाइनली जाके गिरती है ना। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलेगी, बांग्लादेश में जाके गिरेगी। जबकि गोदावरी की बात करें तो ये नासिक से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कावेरी की बात करिए, दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक होता है दक्षिण की गंगा, एक होता है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण की गंगा कहेंगे हम किसे, कावेरी, गोदावरी को दक्षिण की गंगा, क्योंकि गंगा जैसी पवित्र मानी जाती है ये, क्योंकि नासिक के किनारे आप देखोगे कुंभ मेला का आयोजन होता है ना। जबकि दोस्तों आप कावेरी देखोगे, इसे दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है। सर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से हम गंगा के जल को लगभग भारत में, उत्तर भारत में 26% भाग को वो सींचती है, वैसे ही हम कावेरी नदी के जल को दक्षिण भारत में लगभग 90% वाटर को हम यूज में ले आते हैं। इस कारण से ये दक्षिण भारत की गंगा मानी जाती है। तो जब सवाल आएगा दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, कंफ्यूज मत करना बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, लोकसभा के अध्यक्ष को डैश द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। मतलब कौन हटा सकता है, क्या वो खुद हट जाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री हटाएंगे, या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक होगा, प्रस्ताव आएगा, या कोई नहीं होगा, बताइए। है मजेदार सवाल, थोड़ी ट्रिकी सवाल है ना। बताओ क्या होगा कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 93 से भारतीय संविधान में एक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, पहली चीज। दूसरा कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। ये कई बार सवाल पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता है क्या, नहीं, वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ ले लेंगे, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेंगे, उनका शपथ ग्रहण नहीं होगा और उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति कुछ नहीं करेंगे।
मतलब क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे, वोटिंग होगी, इसके बाद वो कहानी खत्म। अगर उनको काम करने का मन नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे देंगे उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को काम करने का मन नहीं है तो अध्यक्ष को दे देंगे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का पावर अगर देखोगे तो देखना है तो मनी बिल में देखो, आर्टिकल नंबर 110, कोई भी बिल मनी बिल है, यह डिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य का लोक नृत्य ओजापाली है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, तो ओजापाली द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दोस्तों ये निकल कर आएगा असम, जहां की बिहू, और देखोगे असम की बात करें तो आपको याद होगा सतारिया, जो यहां का क्लासिकल डांस है ना। जबकि टोटल क्लासिकल डांस की बात करें 8 है, जैसे ओडिशा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी, और महाराष्ट्र में तमाशा, लावनी, ये सब कहां का? महाराष्ट्र का नृत्य है, याद रखिएगा। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? भारत, इजराइल, स्वीडन, चीन। क्या निकल कर आएगा? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस? तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? ये कौन सा देश है? ये है आपका इजराइल, जो चर्चा में बना है ना। कौन है? इजराइल। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 19, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की सभा की स्थापना की। पहला, ब्रह्म सभा ने मूर्ति पूजा की मनाही की और निरर्थक संस्कारों और अनुष्ठानों को त्याग दिया। 1929 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऑल ऑफ द अबव, सरकारी ऑप्शन, सरकारी नौकरी लगाएं या फिर क्या होगा? तो आपको याद होगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 1829 में विलियम बेंटिक के मदद से दोस्तों आपको याद होगा कि सती प्रथा को हटाया गया, सती प्रैक्टिस को अबॉलिश किया गया। यानी ये जितने सारे ऑप्शन हैं सब करेक्ट है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकेंड ने दी थी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार डैश के शासनकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यानी जब संविधान लागू किया गया, आपको याद होगा, तब एक आर्टिकल था दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स 19F, जिसमें संपत्ति का अधिकार है। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तब कहा नहीं, संपत्ति का अधिकार, यानी अब देखते हैं एक तय से संपत्ति बढ़ता है तो आपको सरकार को हिसाब देना पड़ता है कि हमने अलग अलग स्रोतों से ये पैसा कमाया है। और जब देश आजाद हुआ तो कई सारे धनाढ्य, यानी जो मतलब भूमि के मालिक थे, कई लोगों के पास जमीन भरी पड़ी थी, तब ये लाया गया। और ये लाया गया दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये लाए थे मोरारजी देसाई सरकार, जो भारत के सबसे ओल्ड एज प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत रत्न और पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान दोनों हासिल किया है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति इंडियन जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और निशाने पाकिस्तान भी मिला है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से 19F को अबॉलिश किया गया और आर्टिकल नंबर 300A में लाया गया लीगल राइट, यानी संपत्ति आपकी है, कानूनी अधिकार है। आप खूब पैसा कमाइए, दीजिए ना सरकार को टैक्स दीजिए, खूब पैसा बनाइए, बताइए सर हम कैसे कैसे पैसा कमाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो कौन है? मोरारजी देसाई सरकार है, याद रखिएगा ये। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन था बिल्कुल फ्रूटफुल, मजेदार आया हो, है ना। कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे दोस्तों फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।